हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली जो क्लास थी, पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के प्रमुख पशु मेले और राजस्थान की प्रमुख डेयरियों के बारे में तथा साथ ही अपन ने दुग्ध दोहने की या दूध निकालने की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा कर ली थी। जैसे अंगूठा विधि हो गई, पूर्ण हस्त विधि हो गई, मशीन द्वारा दूध कैसे निकाला जाता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। चुटकी विधि द्वारा दूध कैसे निकाला जाता है, कौन सी विधि के क्या फायदे और कौन से पशुओं में कौन सी विधि अपनानी चाहिए, इसके बारे में अपन ने संपूर्ण चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अपन दुग्ध दोहन के सिद्धांत की बात करेंगे। किस प्रकार दूध का निर्माण होता है और कहां पे दूध का निर्माण होता है और किस तरीके से दूध बाहर निकलता है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डेयरी बर्तनों की सफाई कैसे की जाती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और दूध की गुणवत्ता का परीक्षण कैसे किया जा सकता है, उसमें वसा की मात्रा कितनी है, कि उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है। इन सारी बातों चीजों के बारे में अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फटाफट जितने भी अपने साथी हैं उन सभी साथियों को आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं दुग्ध दोहन के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो दुग्ध दोहन के जो सिद्धांत है उनकी अगर मैं बात करूं, देखिएगा दुग्ध दोहन के सिद्धांत क्या होते हैं। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि भैया गाय में अयन क्या होते हैं और थन क्या होते हैं, इनके बारे में अपन को चर्चा होनी चाहिए। देखो ये जो है, ये जो पार्ट है गाय का, इसको बोला जाता है अयन। क्या बोला जाता है? अयन। ध्यान रख लेना, इसको अयन बोला जाता है। और देखो ये होते हैं चार, गाय में चार क्या होते हैं? थन। ये गाय में क्या होते हैं भैया? थन। यह आपको कंफर्म होना चाहिए कि अयन क्या है और थन क्या है। थनों के द्वारा दूध बाहर निकलता है, अयन में दूध एकत्रित रहता है। 600 से 500 से 600 ml अपन मान सकते हैं प्रत्येक। जो अपनी बात कर लेते हैं, जो ग्रंथि कुंड होता है उसमें दुग्ध संग्रहित रहता है। चलो पहले अपन बात करते हैं, गाय व भैंस में चार थन होते हैं। बिल्कुल अपन ने बता दिए, 1 2 3 और 4 थन होते हैं, बता सकते हैं आराम से। अयन अपन ने बता दिए, ठीक है। और प्रत्येक थन एक थन नलिका और एक थन सिस्टन होता है, से जुड़ा होता है। क्लियर? थन के भीतर थन सिस्टन ग्रंथि सिस्टन में खुलता है। ग्रंथि सिस्टन गोल या अंडाकार अनियमित आकार का रिक्त स्थान होता है। सिस्टन गोल या ग्रंथि कुंड की मैं बात कर लेता हूं, तो एक अनियमित आकार का कटोरी नुमा आकृति होती है जिसमें दुग्ध एकत्रित होता है। अभी डायग्राम से आपको सारी चीज क्लियर कर दी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, एक ग्रंथि सिस्टन में जो ग्रंथि कुंड होता है उसमें 500 से 600 ml दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है। क्लियर? प्रत्येक ग्रंथि सिस्टन में 12 से 50 नलिकाएं आकर खुलती है। कितनी नलिकाएं? दुग्ध नलिकाएं आकर खुलती है 12 से 50 नलिकाएं। प्रत्येक दुग्ध नलिका छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। इस नलिकाओं के सिरों पर एक लोब्यूल होता है। एंड के पार्ट की बात कर लेते हैं तो एक लोब्यूल पाया जाता है, और उस लोब्यूल में क्या होती है भैया, अपन बात कर लेते हैं तो कुपिका पाई जाती है, एल्बुलाई पाई जाती है जो दुग्ध का निर्माण करती है। ओके, इस लोब्यूल में बहुत सारी एल्बुलाई कुपिकाएं होती है जिनमें दुग्ध बनता है। ये चीज आप यहां पे क्लियर कर सकते हो। देखिएगा, अपन डायग्राम से भी इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। दुग्ध बनने की क्रियात्मक इकाई क्या होती है भैया? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसकी एक्टिविटीज की अगर फर्स्ट अपन यूनिट की बात कर लेते हैं तो क्या होती है? एल्वोलाई होती है। क्लियर? जिसको अपन क्या कहते हैं हिंदी में? कुपिका कहते हैं। 1 ml दूध बनने के लिए 400 से 500 ml रक्त का पुनः चक्रण होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर पशु में 1 ml दूध का निर्माण हो रहा है तो 400 से 500 ml अपना जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन होता है, रिसर्कुलेशन होता है, पुनः चक्रण होता है, तब जाके 1 ml दूध बनता है। देखिएगा, इसको अपन अच्छी तरीके से डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देख लीजिएगा, एक थन का अंदर का जो सिस्टम है वो आपके सामने दे रखा है। 4 थन होते हैं, अपन ने अयन बता दिए, और अयन से क्या जुड़े रहते हैं? थन जुड़े रहते हैं, 4 थन। ये एक पूरी थन की स्ट्रक्चर है कि कैसे इसमें दूध आता है और कैसे दूध का निर्माण होता है। देखिएगा, सबसे पहले अपन यहां से शुरू करते हैं, यहां से बात कर लेते हैं। ये क्या है भैया? थन। थन छिद्र, जहां से दूध बाहर निकलता है। यहां से दूध बाहर निकलता है। क्लियर? यहां से दूध बाहर निकलता है। सबसे पहले तो आप यहां पे देखिएगा, यहां पे जो थन छिद्र है इससे दूध निकलता है। ये क्या है? थन ग्रंथियां। ये क्या है भैया? थन ग्रंथियां। ओके, और यहां पे देखिएगा, ये है ग्रंथि कुंड। यहां पे 500 से 600 ml दुग्ध संग्रहित रहता है। इस ग्रंथि कुंड में अपन ने भी बताया था, यहां पे 500 से
600 ml दूध क्या रह सकता है, एकत्रित रह सकता है। यहां पे दुग्ध एकत्रित रहता है या संग्रहित रहता है। क्लियर। अब देखो ये आ रही है दुग्ध नलिकाएं, ये क्या आ रही है, यहां पे दुग्ध नलिकाएं आ रही है, और ये दुग्ध नलिकाएं फिर किस में बढ़ जाती है भैया, छोटी छोटी दुग्ध नलिकाओं में बढ़ जाती है। और ये छोटी छोटी जो दुग्ध नलिकाएं हैं ये किससे जाकर जुड़ती है, लोब्यूल से। ये क्या है अपना लोब्यूल। अब इस लोब्यूल में क्या पाई जाती है, इंपॉर्टेंट यहां पे है, इस लोब्यूल में क्या पाई जाती है भैया, एल्बुलाई पाई जाती है या अपने कुपिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एल्बुलाई और कुपिका पाई जाती है। देख लीजिएगा यहां पे ये एल्बुलाई और विभिन्न प्रकार की कुपिकाएं पाई जाती है, और इन कुपिकाओं में दूध का निर्माण होता है, या एल्बुलाई में दूध का निर्माण होता है। एल्बुलाई में जो लोब्यूल का अपन बात कर ले तो लोब्यूल का जो समूह होता है उसको लोब कहा जाता है। लोब्यूल का जो समूह है उसको अपन क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। क्लियर। तो इन कुपिकाओं में दूध का निर्माण होता है, फिर सहायक दुग्ध नलिकाओं से मुख्य दुग्ध नलिका में आता है, और फिर मुख्य दुग्ध नलिका 12 से 50, यहाँ ये जो होती है ये 12 से 50 दुग्ध नलिकाएं, कितनी भैया, 12 से 50 दुग्ध नलिकाएं कहाँ आकर खुलती है, इस ग्रंथि कुंड में आकर खुलती है। और इस ग्रंथि कुंड में अपने कितना दुग्ध एकत्रित रहता है भैया, अपन ने बता दिया 500 से 600 ml। और अपन ने यहां पे बताया कि जब इस लोब्यूल में, या अपन बात कर लेते हैं कि एल्बुलाई के द्वारा जब 1 ml दुग्ध निर्माण में, 1 ml दुग्ध निर्माण में 400 से 500 ml रक्त का पुनः चक्रण होता है, चक्रण होता है। तो कितना दूध कितना कीमती है कि भैया अगर 1 ml दूध का निर्माण हो रहा है तो उसमें 400 से 500 ml रक्त का ब्लड रिसर्कुलेशन होता है, तब जाके 1 ml दूध बनता है। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि लोब्यूल में पाई जाने वाली जो कुपिका होती है या एल्बुलाई होती है वो दुग्ध निर्माण की प्रथम इकाई होती है, या प्राथमिक इकाई होती है, या मुख्य इकाई होती है, वहीं दूध का निर्माण होता है। और वो दुग्ध नलिकाओं की सहायता से ग्रंथि कुंड में आता है, और ग्रंथि कुंड में आने के पश्चात थन छिद्र के द्वारा दूध को बाहर निकाल दिया जाता है। अब दुग्ध बाहर निकालने के लिए हार्मोन आता है एक, और वो कौन सा हार्मोन होता है भैया, ऑक्सीटॉक्सिन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है ये दुग्ध को उतारने में सहायक होता है। थनों से बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है उस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो दुग्ध को नीचे उतारने में सहायता करता है। क्लियर। यहां से जो ग्रंथि कुंड है यहाँ पे एकत्रित दूध को नीचे उतारने में जो सहायता करने वाला हार्मोन है उस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। क्लियर। तो लिख सकते हैं दूध उतारने वाला हार्मोन, दूध उतारने वाला हार्मोन। ओके। तो इस हार्मोन के द्वारा दूध नीचे उतारा जाता है। क्लियर बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूध कैसे बनता है, कहां पे बनता है, एल्बुलाई के द्वारा दूध बनता है, और 1 ml दूध बनने के लिए 400 से 500 ml जो अपना ब्लड है उसका रिसर्कुलेशन होता है, और एल्बुलाई में दूध बनता है, या अपन ये कह सकते हैं कि जो दूध बनने की प्रथम इकाई होती है वो एल्बुलाई या कुपिका होती है। अच्छा, एक पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दुग्ध सिराओं में पाया जाता है दुग्ध, पानी, रक्त या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो दुग्ध सिराएं हैं, दुग्ध सिराएं अपन किनको बोलेंगे, जो एल्बुलाई में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाएगी उनको दुग्ध सिराएं बोला जाता है। और दुग्ध सिराओं में कभी दुग्ध नहीं पाया जाता, ध्यान रख लेना। दुग्ध सिराओं में केवल ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। दुग्ध पाया जाता है तो वो दुग्ध नलिकाओं में होता है। किसमें होता है, दुग्ध नलिकाओं में दूध पाया जाता है, जबकि दुग्ध सिराओं में केवल रक्त पाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है, तो अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। दुग्ध नलिकाओं में दुग्ध पाया जाता है और दुग्ध सिराओं में रक्त पाया जाता है। ओके, बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से दुग्ध को बाहर निकाल लिया जाता है। ये एक थन की कंप्लीट संरचना है। ऐसे ही चारों थनों में दुग्ध का निर्माण होता है और फिर ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण दुग्ध को नीचे उतार दिया जाता है। क्लियर बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छी तरीके से आप बता सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा आगे अपन बात करते हैं डेयरी बर्तनों की सफाई।
कि भैया डेयरी के जो बर्तन है उनकी सफाई किस तरीके से करनी चाहिए, स्टील का बर्तन है तो उसकी सफाई कैसे करनी चाहिए, कोई प्लास्टिक का बर्तन है तो उसकी सफाई कैसे करनी चाहिए। तो अलग अलग बर्तनों की सफाई के लिए अलग अलग प्रकार के अपन पदार्थ काम में लेते हैं, रसायन काम में लेते हैं, जिनके द्वारा उनको नीट एंड क्लीन किया जा सकता है। तो चलिएगा पहले जो धावन पदार्थ है अर्थात जो धोने वाले पदार्थ है उनके गुणों की बात कर लेते हैं कि जिनका प्रयोग अपन बर्तनों को धोने के लिए कर रहे हैं उनके भी कुछ गुण होने चाहिए ना, तभी तो उनका प्रयोग करेंगे। देखो धावक जो पदार्थ है वो अच्छा आर्द्रक होना चाहिए, मतलब अच्छा आर्द्रता वाला होना चाहिए। दूसरा जीवाणुनाशक होना चाहिए और पाइसीकारक होना चाहिए, जीवाणुनाशक और पाइसीकारक होना चाहिए। क्लियर। दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला होना चाहिए, भाई किसी प्रकार का दुग्ध में रोग उत्पन्न नहीं कर लेना चाहिए या किसी प्रकार का वहां पे बैक्टीरिया नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा धावक अपन को काम में लेना है। दूसरा सस्ता व आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, भाई जो जल्दी उपलब्ध हो सके अपन को और कम पैसों में मिले वही अपने लिए बढ़िया होगा। बर्तनों पर हानिकारक प्रभाव डालने वाला नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा अपन रसायन या पदार्थ काम में नहीं लेंगे जिससे बर्तनों पे हानिकारक प्रभाव पड़े। ऐसा अपन को काम में लेना है जो बैक्टीरिया को नष्ट कर दे और किसी प्रकार का कोई रोग वहां पे उत्पन्न नहीं हो सके और अच्छी तरीके से अपन को उपलब्ध हो सके और सस्ता मिल सके। क्लियर। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे जो धावन अपन अर्थात जिस धोने वाले पदार्थ का अपन को प्रयोग करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा बर्तन धोने के लिए सोडे की मात्रा। हाथ द्वारा अगर आप बर्तन धो रहे हो तो 0.25 से 0.45% मात्रा काम में लेते हैं। अगर आप मशीन द्वारा धो रहे हो तो 0.5 से 1.8% सोडे की मात्रा काम में ली जाती है। क्लियर बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हाथ द्वारा धो रहे हो तो 0.25 से 0.45 और मशीन द्वारा धो रहे हो तो 0.5 से 1.8% आपको सोडे की मात्रा काम में लेनी है। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है, धावक जो पदार्थ है, धोने वाले जो पदार्थ है, उनका वर्गीकरण अपन देख लेते हैं। क्लियर। पहले आते हैं देखो सारीय शोधक। सारीय शोधक ये सारी प्रकृति के होते हैं। इनकी अगर बात कर लेते हैं तो इनका 1 से 2% घोल जिसका पीएच मान 9.8 से 12.2 होता है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सारी धावक की बात कर लेते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं, भाई ये सारे प्रकृति के और इनके 1 से 2% घोल का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान सारी है तो पीएच मान तो ज्यादा होना है ही, और कितना होना है 9.8 से 12.2 पीएच इनका होता है। इनकी बात कर लेते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है धोने वाला सोडा। धावक सोडे की बात कर लेते हैं तो दुग्ध बोतल व कांच के बर्तनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो धावक सोडा होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दूध की बोतल हो गई व कांच के बर्तनों को धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोडा राख खारे पानी में उपयोगी है। जो सोडा राख आती है इसका प्रयोग किया जाता है अगर भाई कोई स्थान खारे पानी वाला है और वहां पे आपको बर्तनों की सफाई करनी है तो वहां पे आपको क्या प्रयोग करना है, सोडा राख का प्रयोग करना है। ट्राइसोडियम फॉस्फेट, ये जो ट्राइसोडियम फॉस्फेट है इसका जनरली अपन सभी प्रकार के बर्तनों के लिए यूज किया जा सकता है। किसी प्रकार का भी बर्तन हो, अगर कोई सी जगह पे भी हो, अगर आपको उसको धोना है तो अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइसोडियम फॉस्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन बर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रयोग भी अपन सभी प्रकार के बर्तनों को धोने के लिए किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग भी अपन सभी प्रकार के बर्तनों को धोने के लिए आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट में बात करता हूं, देखिएगा अब आ जाते हैं अम्लीय धावक। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, सारी प्रकृति वाले अपन ने पढ़ी लिए, सारे सोडियम वाले होते हैं, सोडियम युक्त होते हैं। अब इनकी अपन बात कर लेते हैं अम्लीय प्रकृति वाले। इनसे धोने के लिए अपन को कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, पहली चीज तो 1% घोल का उपयोग किया जाता है। अम्लीय जो धावन होते हैं उनके 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। इनका जो पीएच मान है वो 6.5 से 6.8 होता है। क्लियर। दूसरी अपन बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या यूज किया जाता है। देखो टार्ट्रिक अम्ल यूज किया जा सकता है, साइट्रिक अम्ल या नींबू यूज किया जा सकता है अपने, ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल यूज किया जा सकता है और फास्फोरिक अम्ल का यूज किया जा सकता है। ओके, तो इन सभी प्रकार के अम्लीय धावकों का प्रयोग करके अपन बर्तनों की अच्छी तरीके से सफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा दूध के डिब्बों को धोने के लिए प्रमुखतः उपयोगी है। ये सारे अगर अपन बात कर लेते हैं तो दूध के जो डिब्बे होते हैं उनको धोने के लिए इनका अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ओके, आगे अपन बात कर लेते हैं जटिल फास्फेटेज। तीसरा जो प्रकार आ गया, अपन ने अम्लीय और सारी पढ़ लिए, तीसरे अपन बात कर लेते हैं जटिल फास्फेटेज। कठोर पानी वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग
किया जाता है। अगर कोई क्षेत्र जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा कठोर है, अपन बात कर लेते हैं, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जटिल फॉस्फेटेज का। और इसका 1 से 2% घोल प्रयोग किया जाता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.5। पीएच कितना होता है भैया इसका? 7.5 होता है। 10% फास्फेट की मात्रा पानी की कठोरता दूर करने के लिए उपयोगी होती है। अगर जटिल फास्फेटेज की 10% मात्रा आप काम में लेते हो तो ये पानी की कठोरता को क्या कर देता है? दूर कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा उदाहरण सोडियम हेक्सामेटा, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट और सोडियम ट्राइफॉलीफॉस्फेट। ये आते हैं अपने क्या? जटिल फॉस्फेट आते हैं, जिनका अपन प्रयोग करके क्या कर सकते हैं भैया? अच्छी तरीके से बर्तनों की सफाई कर सकते हैं। एक तो किसका? सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट और सोडियम ट्राइफॉलीफॉस्फेट। इन दोनों का अपन प्रयोग करके क्या कर सकते हैं भैया? अच्छी तरीके से बर्तनों की सफाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आद्रण कारक। ये भी क्या होते हैं? इनका प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है? बर्तनों की सफाई के लिए किया जाता है। ये यौगिक बर्तन में चिपके हुए वसा कणों को साथ मिलाकर उनको तेजी से फटक कर देते हैं। ठीक है? चिपके हुए जो वसा के कण होते हैं, अर्थात जो चिकनाहट होती है बर्तनों पे, उसको उतारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ये क्या आ जाते हैं भैया? सल्फोनेल्विक एल्कोहल और टिपोल आ जाता है। ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो अगर बर्तन में चिकनाहट बच जाती है तो उसको उतारने के लिए अपन किसका प्रयोग कर लेते हैं? सल्फोनेल्विक एल्कोहल और टिपोल का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके द्वारा अपन बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो चबूतरे का परीक्षण। अब आ जाते हैं भैया दूध की गुणवत्ता एवं परीक्षण, कि दूध का किस तरीके से उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो है कि नहीं है, या दूध फटने वाला तो नहीं है, कि उसमें कीस मिलाया गया है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों के लिए अपन परीक्षण करते हैं। और सबसे पहले इसमें आ रहा है अपने चबूतरे का परीक्षण। अब आपको यह समझना चाहिए कि चबूतरे का परीक्षण क्या होता है। भाई चबूतरा होना चाहिए। इस परीक्षण के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होगी? चबूतरे की आवश्यकता होगी। जी हाँ। और ये चबूतरा कहाँ होता है? आपने डेयरी देखी होगी, डेयरी के ऊपर आपने देखा होगा कि जैसे भी आप दूध का संग्रहण करके लाते हो तो डेयरी के बाहर जहां वाहन खड़ा होता है, वाहन के बराबर में एक चबूतरा बनाया होता है। वाहन की बराबर हाइट का एक चबूतरा बनाया होता है, जिसपे अच्छी तरीके से उन कैन वगैरह को या जो दूध के पात्र है उनको उतार लिया जाता है। ओके, अब उस पे उतारने के पश्चात अंदर ले जाने की प्रोसेस तो बाद में होती है, पहले वहीं चेक कर लिया जाता है, उसी चबूतरे पे चेक कर लिया जाता है कि दूध फटा हुआ तो नहीं है या दूध में किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे चेक नहीं करें तो जितना अंदर स्टोरेज जो मिल्क है, कंप्लीट मिल्क वहां से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। मान लीजिएगा कोई एक कैन खराब दूध का आ गया, उसको अपन ने चेक नहीं किया और पूरे दूध में मिला दिया तो वो पूरे दूध को खराब कर देता है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि भैया स्टोरेज में ले जाने से पहले बाहर जब दूध को उतारा जाता है वाहन से तो वहीं चेक कर लिया जाता है कि दूध खराब तो है कि नहीं है। क्लियर? उस परीक्षण को अपन क्या कहते हैं? चबूतरे का परीक्षण कहते हैं। ओके, बता सकते हैं आराम से। दुग्ध फैक्ट्री पर संसाधित करने से पूर्व दुग्ध की शुद्धता एवं ताजेपन की जांच के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं, जिन्हें चबूतरे का परीक्षण कहा जाता है। ऐसे चबूतरा बना होता है बाहर की तरफ और यहाँ पे जब वाहन आकर लगता है, ठीक है, तो यहीं पे उतार लिए जाते हैं दूध के जो कैन होते हैं। क्लियर? यहीं देखो, यहीं पे कैन उतार लिए जाते हैं और फिर इनका परीक्षण करके फिर क्या किया जाता है? उसको संसाधित किया जाता है या स्टोरेज किया जाता है। क्लियर? बता सकते हैं आराम से। चलो आगे अपन विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण है उनकी बात कर लेते हैं। पहला आता है भैया ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परीक्षण। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपन भैया स्वयं विवेक से भी पहचान सकते हैं कि दूध फटा हुआ है कि नहीं है। क्लियर? या दूध में किसी प्रकार की मिलावट है कि नहीं है। तो ज्ञानेंद्रिय का मतलब अपनी जो विभिन्न प्रकार की स्वेदी अंग है उनके द्वारा अपन को पहचान करनी है। तो पहला आता है श्वास द्वारा। आप लंबी सांस लेके देख सकते हो कि ऐसे आप लंबी सांस लेके देख सकते हो कि दूध में किसी प्रकार की स्मेल तो नहीं आ रही है, दूध में किसी प्रकार का कोई खट्टापन तो नहीं है। तो पहला तो आप काम कर सकते हो सूंघ कर, स्वाद। दूसरा, आप दूध को चक्कर देख सकते हो, अंगुली या चम्मच की सहायता से दूध को चक्कर देख सकते हो, इसमें किसी प्रकार का कोई खट्टापन तो नहीं है या दूध फटा हुआ तो नहीं है या किस की मात्रा तो इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसका स्वाद का आप पता कर सकते हो। तीसरा, दर्शन, उसको देख सकते हो। आपको फटा हुआ दूध तो अच्छे तरीके से ऐसे ही दिख जाता है जिसमें पानी अलग हो जाता है और छेना अपना अलग दिखाई देने लग जाता है। क्लियर? तो फटे हुए दूध को आप देखकर पहचान सकते हो कि भैया ये दूध तो फटा हुआ है। तो पहली चीज तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप बता सकते हो कि दूध में किसी प्रकार की कोई मिलावट है या फिर दूध खराब है। सूंघ कर बता सकते हो, चक्कर बता सकते हो और देख कर भी बताया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते, देखिएगा
फिर आ जाता है COB टेस्ट, क्लॉट एंड बॉइलिंग टेस्ट, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, उबालने पर फटने का परीक्षण। आपको क्या करना है, उबालोगे और उबालने पर जब दूध फट जाएगा तो अपन ये कह सकते हैं कि दूध या तो पुराना था या फिर दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज्यादा थी या फिर कीस की मात्रा दूध में मिलाई गई थी। क्लियर। तो अपन कौन सा करेंगे, दूध को उबाल कर देखेंगे। उबाल कर देखने पर अगर दूध फट जाता है तो डेफिनेटली अपन बता सकते हैं कि भैया इसमें खीस की मात्रा ज्यादा थी या फिर लैक्टिक अम्ल इसमें था, इसलिए ये दूध फट गया। चलिएगा, फटने का परीक्षण किया जाता है। ओके, तो इसमें दूध में अम्लता एवं खीस का पता लगाने के लिए COB टेस्ट किया जाता है, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट किया जाता है, उबालने पर फटने का परीक्षण किया जाता है, जिसको COB टेस्ट शॉर्ट रूप में बोला जाता है। इससे क्या पता चलता है, दूध में उपस्थित अम्लता, अगर अम्लता ज्यादा होगी तो दूध फट जाएगा। दूसरी चीज, अगर उसमें खीस की मात्रा ज्यादा होगी, खीस क्या होता है ये आपको बता दिया, पशु के तुरंत ब्याने के पश्चात 3 से 4 दिन तक उसके थनों से या आयनों से स्रावित होने वाला जो लैक्टिक पदार्थ होता है जिसमें हल्का पीलापन होता है उसको कीस कहा जाता है। उसके बाद अपन दूध स्टार्ट करते हैं। ओके, दूध में अम्लता 0.14 से 0.116% होती है। अगर इससे ज्यादा होगी तो डेफिनेटली है दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा भैया। दूध को घोलने या मिलाने का यंत्र कौन सा होता है भैया, मिल्क प्लंजर होता है। दूध को घोलने का और मिलाने का जो यंत्र होता है उसका नाम क्या होता है, मिल्क प्लंजर होता है। बताया जा सकता है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा अम्लता परीक्षण। अम्लता परीक्षण में बात करें तो दूध में अम्लता 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक अम्लता, जो नेचुरल उसमें एसिडिटी पाई जाती है वो होती है। यह CO2, एल्ब्यूमिन, केसिन, साइट्रेट, फॉस्फोरस के कारण उत्पन्न होती है। ये किसके कारण होती है, पहले तो CO2 के कारण, एल्बुमिन के कारण, केसिन प्रोटीन के कारण और साइट्रेट फॉस्फोरस के कारण ये उपलब्धता जो एसिडिटी है वो अवेलेबल होती है या उसमें पाई जाती है। दूसरी अपन बात कर लेते हैं विकसित अम्लता। दूध को कुछ समय तक रखे रखने पर उसमें उपस्थित जीवाणु, कौन कौन से जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस दुग्धम पर क्रिया करके उसे दुग्धा अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात तो जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण दूध की अम्लता बढ़ जाती है। ओके भाई, दही में खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टोज। जब लैक्टिक अम्ल में लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए तो दूध में जो दही होता है उसमें खट्टापन आता है। ओके, तो इसमें क्या करता है कि भैया स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो दुग्ध में या लैक्टोज पर क्रिया करते हैं और लैक्टिक अम्ल में उसको परिवर्तित कर देते हैं। लैक्टोज को दुग्धम बोला जाता है, ध्यान रख लेना, और लैक्टिक अम्ल को दुग्धाम्ल भी बोला जा सकता है, जिसके कारण दूध में क्या हो जाती है भैया, अम्लता बढ़ जाती है लंबे समय तक रखे रखने से। ओके, विकसित अम्लता कितनी होती है भैया, 0.32% होती है। कितनी होती है, 0.32% होती है। दूध का अम्लता परीक्षण अनुमापन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है, अनुमापन विधि द्वारा किया जाता है, जिसकी गणना सूत्र एवं विधि निम्न दी गई है। ओके भैया, प्रयोग किए गए दूध में जो नंबर ऑफ एसिडिटी वो आ जाएगा, बटा नीचे NaOH की मात्रा काम में ले लेंगे यहाँ पे, और ml कितनी आपने दूध की मात्रा काम में ली जिसको 0.01 से आप कैलकुलेट कर लोगे। नीचे दूध की मात्रा आ जाएगी, कितनी जितनी दूध की मात्रा थी वो आ जाएगी, और इनटू क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, अम्लता परीक्षण कर सकते हो। प्रयोग किए गए दूध में आप अम्लता की मात्रा काम में ले लोगे और उसमें NaOH मिला लोगे, बटे 9 कर लोगे, और उसके नीचे आपको क्या करना है, जितने दूध है उसकी मात्रा लिखनी है और इनटू 0.1 करके उसको 100 से आपको गुणा कर देना है, जिससे आपको अम्लता प्राप्त हो जाएगी कि दूध में कितनी अम्लता है। ओके, विधि इस विधि में अम्लता ज्ञात करने के लिए 10 ml दूध में 1 ml फिनोप्थेलिन सूचक डालकर हिलाते हैं तथा इसमें सार NaOH की बूंद बूंद मात्रा डालते हैं, जिससे दूध में हल्का गुलाबी रंग स्थायी हो जाना है। जिससे क्या हो जाएगा, दूध में हल्का गुलाबी रंग स्थायी हो जाना है। अम्ल एवं सार मिलाने पर उदासीन हो जाता है। अगर आप दूध का रंग गुलाबी हो गया और उसमें अम्ल सार मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ओके, दूसरा आपेक्षिक घनत्व। दूध का आपेक्षिक घनत्व इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। किसी वस्तु के इकाई आयतन के भार की तुलना
पानी के इकाई आयतन के भार से करने पर। भाई अगर कोई वस्तु है उसके इकाई आयतन के भार की तुलना पानी के इकाई आयतन से भार से करती जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। शुद्ध पानी के इकाई आयतन का भार सदैव 1 माना जाता है। शुद्ध पानी के इकाई आयतन का भार कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। अब दूध की अपन बात कर लेते हैं। दूध में पानी एवं सेपरेटा दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए दूध में आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। किसके लिए? दूध में पानी और सेपरेटा दूध की मिलावट ज्ञात करने के लिए। ठीक है, पानी मिलाने पर आपेक्षिक घनत्व कम होता है, बिल्कुल सही बात है, तथा सेपरेटा दूध मिलाने पर आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है, जिसकी मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा भैया? लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है, बताया जा सकता है, और जो वसा है वो ब्यूटायरोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। कौन? लैक्टोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, देखो लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है। क्या होता है भैया? जिसमें 0 से 40 तक ऊपर से नीचे तक निशान बने होते हैं, अपने पिपेट के समान पाया जाता है। ताजे दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें CO2 गैस उपस्थित होती है, और CO2 आपको पता है परिरक्षण का कार्य भी करती है। ताजे दूध का इसीलिए क्या नहीं ज्ञात किया जाता भैया? अपन बात कर लेते हैं तो उसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात नहीं किया जाता। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए देखो 1 + CLR, ठीक है, बता सकते हैं। करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग, CLR का मतलब क्या हो जाएगा? करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग अपॉन 1000, ठीक है। तो ये बताया जा सकता है, इसके द्वारा अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? संशोधित लैक्टोमीटर पाठ्यांक के द्वारा अपन आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है भैया? 1 + CLR अपॉन 1000, ठीक है, बता सकते हैं इसके द्वारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। आगे बात करते हैं दूध का लैक्टोमीटर मान एवं आपेक्षिक घनत्व। गाय का दूध, गाय के दूध के लैक्टोमीटर मान की बात करें, अगर लैक्टोमीटर मान 28 से 30 है, 0 से 40 तक ही तो होता है, ठीक है, 28 से 30 है, तो आपेक्षिक घनत्व कितना होगा? 1.028 से 1.030। ये गाय के दूध का क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व होता है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं, भैंस के दूध का जो लैक्टोमीटर रीडिंग होता है वो कितना होता है? 30 से 32, तो उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.030 से 1.032। एवरेज अपन माने तो 1.030 क्या होता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। सेपरेटा या स्किम्ड मिल्क की अपन बात कर लेते हैं, सेपरेटा दूध की बात कर लेते हैं, अभी पढ़ेंगे सेपरेटा दूध क्या होता है, नॉर्मल दूध क्या होता है, टोन्ड मिल्क क्या होता है, सारे दूध के प्रकार भी अपन आगे पढ़ेंगे। सेपरेटा दूध के जो लैक्टोमीटर रीडिंग होती है वो 34 से 38 होती है, और इसके जो बात कर लेते हैं अपन आपेक्षिक घनत्व की, तो 1.037 जो क्या होता है उसका आपेक्षिक घनत्व होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं, देखिएगा वसा परीक्षण। वसा परीक्षण मैंने आपको बता दिया था किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ब्यूटायरोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। ब्यूटायरोमीटर द्वारा गर्बर विधि से किया जाता है। वसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट है? गर्बर विधि सबसे बेस्ट है। ओके, और उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गर्बर विधि में दूध की मात्रा कितनी काम में ली जाती है भैया? इंपॉर्टेंट है, 10.75 ml पूछा जाता है वसा परीक्षण के लिए। आवश्यक दूध की मात्रा तो 10.75 ml काम में ली जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 10 ml व 1 ml एमाइल अल्कोहल की मात्रा काम में ली जाती है। किसके लिए? वसा परीक्षण के लिए। वसा परीक्षण अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको पता है वो गोल गोल चक्री घूमती रहती है, ठीक है, और मिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से। बीच में अपन घुमाते थे, पहले आपको तो पता है, आप डेयरियों पे दूध देने जाते थे तो वो हैंडल घुमाते थे उसका पकड़ के, और उसके द्वारा अच्छी तरीके से दूध मिक्स हो जाता था। किसके अंदर? अपन बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल और एमाइल अल्कोहल के बाद, तो उसके बाद वो रीडिंग निकालता था ब्यूटायरोमीटर के द्वारा, भाई इतने फैट इसमें, बताता था कि 5.5% इसमें वसा है या 7.5% इसमें वसा है, ठीक है। डेयरी पे आप कभी दूध देने गए हो तो आपको अच्छी तरीके से इस चीज का पता होगा। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर वो कार्य करते हैं। इस मशीन को 5 मिनट तक 1100 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। 5 मिनट तक घुमाया जाता है इसको, जो 1100 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से इसको घुमाया
जाता है। गाय के दूध में वसा जनरली कितनी होती है? 3.4 से 4.5% होती है। और भैंस के दूध में जनरली अपन वसा की बात कर लेते हैं तो 6.5 से 7.5 होती है सामान्य। वैसे तो जैसे गाय की अगर भैंस की भदावरी नस्ल है तो उसमें 12 से 13% भी वसा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा अन्य परीक्षण। अन्य परीक्षणों की बात करते हैं, कौन सा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो देखिएगा सबसे पहले हंसा परीक्षण। गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? हंसा परीक्षण। ध्यान रख लेना, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे कि भैया गाय के दूध में अगर भैंस के दूध की मिलावट है तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा ज्ञात किया जाता है? तो भैया हंसा परीक्षण किया जाता है। नाइट्रेट परीक्षण। दूध में वर्षा जल की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। आयोडीन परीक्षण। दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, दूध में अगर स्टार्च पाया जा रहा है, काफी ज्यादा स्टार्च की मात्रा है, तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आयोडीन परीक्षण। दूध में स्टार्च, आयोडीन परीक्षण। दूध में वर्षा जल की मात्रा, नाइट्रेट परीक्षण। गाय के दूध में भैंस के दूध की मात्रा, तो हंसा परीक्षण किया जाता है, बताया जा सकता है अच्छी तरीके से। चलो अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि भैया किसमें कितना वो होता है, तो ये अपने अच्छी तरीके से आप बता सकते हो कैसे दूध का परीक्षण किया जाता है, कैसे बर्तनों की सफाई की जाती है, और दूध का जो संसाधन कैसे होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। दूध की कंप्लीट प्रोसेस पढ़ ली, कहाँ पे दूध का निर्माण होता है, कुपिकाओं में दूध का निर्माण होता है, फिर जो लोब्यूल के अंदर पाए जाने वाली कुपिकाएं या अपन उनको एल्बुलाई में दूध का निर्माण होता है, दूध नलिकाओं के द्वारा ग्रंथि कुंड में आता है और ग्रंथि कुंड के द्वारा थन छिद्र से बाहर निकल जाता है। ओके, दूध का प्रोसेस अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद बर्तनों की सफाई कैसे की जाती है वो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। और उसके बाद अपन ने दूध में विभिन्न प्रकार की मिलावट, अम्लता वगैरह हो गई, पानी की मिलावट हो गई, या फिर अन्य दूध की मिलावट हो गई, खीस की मिलावट हो गई, इन सभी का अपन ने क्या पढ़ लिया भैया? परीक्षण पढ़ लिया, किस तरीके से परीक्षण किया जाता है। अगर दूध का आपको अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है तो लैक्टोमीटर काम में लिया जाता है, जिसपे 0 से 40 तक रीडिंग पाई जाती है। अगर आपको दूध का वसा ज्ञात करनी है तो ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। जो भी अपने साथी हैं उन सभी साथियों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथी भी जुड़ सके और क्लास का लाभ ले सके। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, नए टॉपिक के साथ। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।